हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें हम टीचिंग मेथडोलॉजी और पेडागोजी का सेक्शन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले का इसी पेपर के कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और करंट अफेयर ईवीएस का सेक्शन पहले ही सॉल्व करके एक वीडियो बनाया हुआ है और वो पहले ही अपलोड हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो वो आप चैनल पे जाकर देख लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियोस को लाइक भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड है, तो हमें इसमें सब छांटना है कौन सा ठीक है। निम्न में से कौन से शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, मतलब समानता की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो हमें इस प्रश्न में देखना है शिक्षा की आर्थिक स्थिति, ये एक बाधा के रूप में ही है। जेंडर असमानता, मतलब लिंग भेद के आधार पर लड़कियां अलग बैठेंगी, लड़के अलग बैठेंगे, लड़कियां ये पाठ पढ़ेंगी तो लड़के ये वाला पाठ नहीं पढ़ेंगे, ये सब जेंडर असमानता में आ जाता है। और सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली तो वह होती है, सार्वजनिक लिखा है ये, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली वह होती है जिसमें सभी को एक साथ बिठा करके और एक तरह से शिक्षा दी जाए, ना कि किसी को लिंग भेद और आर्थिक दृष्टि या फिर किसी और आधार पर अलग अलग बांट दिया जाए। शैक्षिक संस्थानों के मानकों के अंतर भी ये एक बाधा है। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन हो गया, ए, बी एंड डी। तो इसका स्टेटमेंट क्या निकलेगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, डी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2 में क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है, ऐसा कौन सा है। इसमें ये छांटना है कि एक मिच्योर और अच्छे इंसान की एक प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है इसमें से। वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है, या दुश्चिंता लिखा है, ये दुश्चिंता और अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त रहता है, मतलब टेंशन फ्री रहता है। अगला है संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है, मतलब कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है तो उसमें भी वो संयम बनाए रहता है, खुद को ठीक से प्रदर्शित करता है। वह विनोद प्रिय होता है एवं जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी संयम बनाए रखता है, पॉजिटिव है। और दुश्चिंतित या टेंशन फ्री रहता है, तो ये भी पॉजिटिव है। एक नेगेटिव हमें ये मिल रहा है, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य मानता है। एक अच्छे इंसान का ये गुण नहीं है कि वह दूसरों के लिए और समाज के लिए अच्छा बन के दिखाए। अगर वो खुद में ही एक सक्षम और अच्छा व्यक्ति होता है तो दूसरे खुद उसकी तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। दूसरा है समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है, मतलब एक शिक्षक का गुण कौन सा नहीं है इसमें। समस्या के स्थिति का निर्माण करना, ये शिक्षक का गुण तो है ही नहीं। समस्या फिर भी आगे देख लेते हैं, समस्या को समझने में, परिभाषित करने तथा कहने में विद्यार्थियों की सहायता करना, मतलब बच्चों की हेल्प करता है समस्या को समझने में, ये तो टीचर का गुण है। समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में और विद्यार्थियों की सहायता करने में, वे एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन निकालता है और उसमें बच्चों की हेल्प करता है, ये भी ठीक है। कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना, मतलब बच्चों को डरा करके नहीं, ताकि उनको समझाना, इस तरह का ऐसा माहौल बनाना क्लास में कि बच्चे डरे नहीं, अब उनके मन में जो भी विचार या क्वेश्चन आ रहे हैं वो तुमसे आसानी से पूछें और तुम उनके उत्तर बता सको। तो ये तीनों सही हैं और इसका आंसर हो जाएगा ये। टीचर कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है। आईईपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल एजुकेशन पॉलिसी, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं होगी, शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, या योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण। तो इसमें क्या नहीं होगा, इंडिविजुअल एजुकेशन में क्या शामिल नहीं होगा, तो इसमें तो यही एक निकल रहा है कि बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग श्रेणी क्रम में बांट देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। ये क्या है, क्वेश्चन देखें, बच्चे की भाषा समर्थता
के विकास पर विद्यालय का क्या क्या हक नहीं बनता है, मतलब विद्यालय क्या नहीं सिखाता है। तो इसमें होता है उच्चारण एवं साक्षरता संबंधी विषय, ये तो विद्यालय में सीखता है बच्चा। भाषा उपयोग और निर्माण की क्षमता, मतलब उसने जो भी सीखा है वह उसका कैसे उपयोग करे, और उसने जो जो सीखा है उससे नए नए वर्ड बना करके अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाए, ये भी सिखाया जाता है। सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना, मतलब दूसरों से बातचीत करने का अच्छे से अच्छा तरीका क्या होता है, ये सब स्कूल में सिखाया जाता है। लेकिन शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा याद करवाना, ये नहीं है, ये विद्यालय का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, आरंभ के प्राथमिक वर्ष तो 1 से 5, कक्षा 4 तक के गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, मतलब कक्षा 4 तक कैसा वाला अधिगम सिखाया जाए। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, चलिए ठीक है, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, पाठ्य सक्षमताओं कौशलों को पूरा करना, सिर्फ कौशलों को पूरा करना नहीं होता है, छोटे बच्चे कौशल पूरे नहीं कर सकते, कक्षा विद्यालय में जाने की नियमितता, मतलब बच्चे को विद्यालय में रोज आना है ऐसा सुनिश्चित कर देना, उस पर दबाव डालना, ये भी कोई गुण नहीं है। और ये कौशल बच्चा कैसे पूरा करेगा, अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको सही करेगा, कैसे सॉल्व करेगा, ये भी 1 से 5 के स्तर पर नहीं आता है। कक्षा 4 की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। संबंधित कार्यक्रम कौन से होते हैं, मतलब संबंधित कार्यक्रम वो हो गए कि हम अपने अधिगम को कैसे किस प्रकार रुचिपूर्ण बना सकते हैं, उसमें ऐसे कार्यक्रम बता देना, जैसे मीना की कहानियाँ और संपर्क दीदी आदि के कार्यक्रम, आदि की कहानियाँ सुनाना। संपर्क दीदी एक ऑडियो और विजुअल होता है, उसमें चित्र भी होते हैं, और एक हमें म्यूज़िक बॉक्स दे दिया जाता है, उसमें संपर्क दीदी बोलती है, बच्चों को कहानी और सॉन्ग के माध्यम से ABCD गिनती वगैरह सिखाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संबंधित कार्यक्रम प्रदान करना, मतलब ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। अनुशिक्षा ट्यूटोरियल, ये तो कंप्यूटर की सहायता से सिखाया जाता है। कवायद एवं अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेक्शन, ये भी कंप्यूटर के माध्यम से होता है। प्रतिरूपण, आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना, ये भी कंप्यूटर के माध्यम से होता है। लेकिन प्रतिरूपण कंप्यूटर के माध्यम से नहीं होता है, और ये किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने, ये बंडूरा ने दिया था, और ये विदाउट कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है। पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सामग्री, या विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, या विद्यार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। इसका ये भी आंसर नहीं है, कुल योग भी नहीं है, विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि ये भी नहीं है, पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी ये भी नहीं है। मतलब विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, मतलब बच्चों ने क्या सीखा है कि विद्यालय में विद्यार्थी ने जो जो सीखा है उसके अनुसार उसके सामने अपने सामाजिक जीवन में कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो वो इन अनुभवों के आधार पर उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और अपनी जीवन में आगे बढ़ सकता है। बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। बहुस्तरीय मतलब जिसमें बहुत सारी क्लासें या बहुत सारे बच्चे शामिल हों। विद्यार्थियों से सहयोग मांगना विषय पूछा है। पिछले पेपर में क्या था, नेगेटिव पूछा था कि मतलब क्या नहीं हो सकता है। इसमें पूछा है कि इसमें पॉजिटिव पूछ रहा है, विद्यार्थियों से सहयोग की मांग करना। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का 30 से अधिक होना। विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। समुचित अध्यापन सामग्री TLM की व्यवस्था करना। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना। एक क्लास में अलग अलग तरह के मतलब विभिन्न स्तरों के अलग अलग क्लासों के बच्चे बैठे हैं और उनको एक साथ पढ़ाना है, तो उनको ऐसा टॉपिक पढ़ाना है कि वो एक साथ पढ़ सकें और सभी के लिए लाभकारी हो। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों
को चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह चित्रों को देख देख कर कहानी को बनाता है। वह किस प्रक्रिया या चरण या अवयव को दर्शाता है या दर्शाती है। वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकती है। तो इसमें देखें कौन सा वो क्या कर रहा है। अगर चित्रों के माध्यम से कहानी बना रहा है तो आख्यान कर रहा है या व्यक्तिगत जागरूकता है, नहीं ये तो है ही नहीं। आपतिक पठन है, ये भी नहीं है। या स्वानिकी बोध है, नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आख्यान। वे आख्यान कर रहा है, नरेट कर रहा है, नरेट करके कहानी बना रहा है। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे या विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में सहायता करे या विद्यार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे या उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हों। ये तो है ही नहीं उच्च अंक प्राप्त करते हों। ये आगे है, अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे। ये तो हो सकता है कि वो अच्छे से अच्छा TLM प्रयोग करे, तब उसका शिक्षण प्रभावी और अच्छा हो सकता है। TLM क्या, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने में सहायता करे, ये तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, ये। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। अब ये पूरा दिख रहा है। पहला ऑप्शन है, मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता। सामाजिक परिपक्वता का गुण कौन सा है एक व्यक्ति में? उच्च स्तर पर वैयक्तिक समायोजन या उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता या व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रियजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय। मतलब सबके साथ घुल मिलकर कैसे रहा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ये सब इस ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। और यही सामाजिक परिपक्वता का गुण होता है। मतलब हम समाज के प्रति मैच्योर कब बन सकते हैं, जब हम समाज में रहने वाले लोगों को और ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों का सामना कर सकें, लोगों को समझ सकें और दूसरों के साथ अपने संवाद को रुचिकर इम्प्रेसिव बना सकें। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सेट में पियाजे का मॉडल के संज्ञानात्मक विकास को दर्शाया गया है। पियाजे ने कितने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए थे? 4 चरण बताए थे। कौन कौन से? संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे चारों दिए हुए हैं, उनको मिलान करना है। तो संवेदी प्रेरक में क्या आ जाता है? संवेदी प्रेरक में आ जाता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। यह आ जाता है इसमें वस्तु स्थायित्व। ए का बी कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ए का 2 ये रहा। और पूर्व संक्रियात्मक में दिखाई दे रहा है ये अहम केंद्रित, मतलब बी का 3 ये रहा। और मूर्त संक्रियात्मक दे रहा है रिवर्सिबल थिंकिंग, सी का 1। और डी का आ जाएगा औपचारिक थिंकिंग, निगमनात्मक चिंतन, डी का 4। मतलब इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? आनुवंशिकता के प्रभाव का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है? इसमें से ऑप्शन कर रहा है आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हेरिडिटी ये तय नहीं करती, यह इस बात को तय करती है हम कहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम क्या क्या सीख सकते हैं और कहाँ, मतलब क्या क्या जान सकते हैं, हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित हो सकते हैं। कोई शायर है तो उसका बच्चा शायर हो सकता है, मतलब ये तय कर सकती है, लेकिन परमानेंटली ऐसा हो नहीं सकता। ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो जाए, हो सकता है। इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे, ऐसा तो है ही नहीं। हेरिडिटी परमानेंटली नहीं बताती है, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये भी नहीं है, ये और ये सेम सेम ही लग रहे हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन आंसर नंबर इसका बी है। हम कहाँ तक जा सकते हैं ये तो तय करती है हम, लेकिन हम कहाँ तक जाएंगे ये परमानेंटली तय नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 15 है, निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जा सकता है? अधिगम अंतराल की पहचान, सीखने में अंतराल की पहचान कहाँ तक की जा सकती है? टीम अध्यापन के द्वारा,
या विमर्शपूर्ण अध्यापन के द्वारा, या उपचारी अध्यापन के द्वारा, या पुनरअध्यापन के द्वारा। पुनरअध्यापन दोबारा पढ़ने से नहीं, टीम अध्यापन से भी नहीं, विमर्शपूर्ण अध्यापन से भी नहीं, उपचारी अध्यापन हो जाएगा। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो हम उसका निदान करके हम पता लगा करके हम उसका उपचार कर सकते हैं। इसे उपचारी अध्यापन या रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की। इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए, पास नहीं हो पाए कक्षा 5 में। इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण न होने पर आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? देखें, संकल्प ली हुई नहीं, प्रवीणता परीक्षण, मतलब वो बिल्कुल प्रवीण हैं तो लेंगे वो, अगर वो फेल हो गए तो प्रवीण कहाँ से होंगे? रचनात्मक परीक्षण नहीं, नैदानिक परीक्षण हो जाएगा। इनका निदान निकाल करके पता मतलब उनमें क्या कमी रह गई, ऐसा परीक्षण लेंगे तो नैदानिक परीक्षण कहा जाएगा उसको। अगला प्रश्न है, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? परिपक्वता का, मैच्योरिटी का, अधिगम का, समायोजन का, वर्धीय इंद्रिय बोध का। प्रतीकात्मक उद्दीपन होते हैं, हम किसी के प्रति संवेदनशील तब होते हैं जब हमारी इंद्रियां सही से काम कर रही होती हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा वर्धित इंद्रिय बोध। अगला प्रश्न है, सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है? जेंडर भूमिका, जेंडर समानता, या जेंडर असमानता, या जेंडर रूढ़ धारणा। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा जेंडर भूमिका। पुरुष और महिलाओं में जेंडर भूमिका होगी, यही सामान्य विचार है और विशेषता है। अगला प्रश्न है, तो किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका क्या है? किसी विद्यार्थी की और गलत अनुक्रिया को निपटाने का सही तरीका क्या है? कि विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाया जाए, या विद्यार्थियों को ये बताना कि उसका उत्तर गलत है, ये तो बात गलत ही हो जाएगी। दूसरे विद्यार्थियों से सही उत्तर बताने के लिए कहना, अगर दूसरे विद्यार्थी उसको सही ऐसे ही डायरेक्ट सही बता देंगे तो वो ध्यान नहीं लगाएगा। व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना, ये तो हो जाएगा कि ये क्या था, उसकी प्रक्रिया में क्या गलती थी, तो उससे पहले पूछना और उसको बताना कि इसमें क्या कमी थी, फिर उसके बाद उसको दोबारा से उत्तर देने के लिए अवसर प्रदान करना। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अध्यापन एक तकनीक है, माइक्रो टीचिंग एक तरीका है जिसका उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे हम डीएलएड वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें बताया जाता है, हमसे माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, तो उसमें हमारे कौशलों का अध्यापन किया जाता है और बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है ये सब उसमें सिखाया जाता है कि टीचर को 45 अंश के कोण पर खड़ा होना है। और माइक्रो टीचिंग कितने मिनट की होती है? माइक्रो टीचिंग होती है 36 मिनट की। तो ये इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु? ऐसा तो है ही नहीं, वो तो सबके लिए सिखाया जाता है कि एक भावी शिक्षक को अनुरूपित स्थिति में अध्यापन के लिए। ये भी नहीं है। विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी के लिए, हाँ ये है कि अध्यापन कौशल में पढ़ाने से पहले उसकी तैयारी करवाने के लिए होता है। कठिन अवधारणाओं का अध्ययन करने के लिए, ये भी नहीं है। मतलब ये वाला है, एक टीचर को टीचर बनने से पूर्व जो कौशल दिए जाते हैं उनमें से ही एक कौशल है सूक्ष्म अध्यापन या माइक्रो टीचिंग। ये सेक्शन पूरा होता है टीचिंग मेथडोलॉजी और पेडागोजी का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें।